नमस्कार। आइए एक नज़र डालते हैं देश व दुनिया के मुख्य समाचारों पर CWB हिंदी न्यूज़ के साथ। दिल्ली हाईकोर्ट के दखल के बाद अब दिल्ली हरियाणा सीमा पर आवाजाही में काफी हद तक छूट मिल गई है। मेडिकल, पैरामेडिकल स्टाफ व पुलिसकर्मियों सहित कोई भी अब ई पास के जरिए अंतर्राज्यीय आवागमन कर सकता है। इसका असर है कि अन्य दिनों की अपेक्षा शुक्रवार को टिकरी बॉर्डर पर करीब 2 गुना वाहनों ने दिल्ली से हरियाणा में प्रवेश किया। चूंकि हरियाणा सरकार का कहना था कि दिल्ली से प्रतिदिन हरियाणा आने वाले लोगों की वजह से राज्य में संक्रमण फैल रहा है, इसीलिए 1 मई से दिल्ली के स्वास्थ्य कर्मियों, पुलिसकर्मियों समेत अन्य लोगों को हरियाणा में प्रवेश करने से रोक दिया गया था। लेकिन अब हाईकोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई के बाद अंतर्राज्यीय मूवमेंट के संबंध में सरकार को हिदायत दी है। इसके बाद जारी आदेशों में कहा गया है कि ई पास धारक किसी भी नागरिक को हरियाणा में प्रवेश करने से नहीं रोका जाएगा। यह ई पास महज आधे घंटे में ही जारी हो जाएगा। हरियाणा में लॉकडाउन 3 के बीच शुक्रवार को कड़ी सुरक्षा में 10 जिलों में रोडवेज बस शुरू हो गई है। पंचकुला डिपो से सिरसा के लिए सुबह 8 बजे पहली बस रवाना की गई। सबसे पहले बस स्टैंड पर यात्रियों की थर्मल स्कैनिंग की गई व हैंड सैनिटाइज किए गए और फेस मास्क के साथ यात्रियों को बस में बैठाया गया। बसों में सफर करने वालों को टिकट ऑनलाइन ही मिल रही है। लंबे समय के बाद बस सेवा शुरू होने पर लोगों ने खुशी जताई है। वहीं हरियाणा लॉकडाउन के दौरान रोडवेज बसें चलाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। पहले दिन अंबाला, भिवानी, हिसार, कैथल, करनाल, नारनौल, पंचकुला, रेवाड़ी, रोहतक और सिरसा से बसें चलाई गई। वहीं सरकार के निर्देशों के अनुसार कंफर्म बुकिंग वाले यात्रियों को ही बस अड्डों में प्रवेश करने की अनुमति मिली है। एक बस में 30 से ज्यादा यात्री नहीं बैठ सकेंगे। प्रदेश में 22 मार्च को जनता कर्फ्यू के साथ ही परिवहन सेवाएं बंद कर दी गई थी। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि ये विशेष विषयों के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। गेहूं की खरीद के दौरान एक भी कोरोना का पॉजिटिव केस हरियाणा में नहीं मिला। इस दौरान हरियाणा में कहीं भी जाम नहीं मिला। उन्होंने कहा कि ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी भी किसान को मंडी की शेड में नहीं सोना पड़ा। डिप्टी सीएम ने कहा कि 3 लाख मीट्रिक टन की खरीद प्रतिदिन हो रही है। जैसे ही MHA की गाइडलाइन आएगी उसके बाद पड़ोसी राज्यों के लिए भी परचेज सेंटर खोल दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि किसानों की 63,86,000 मीट्रिक टन गेहूं आई है, जिसका 5250 करोड़ रुपए आढ़तियों के खाते में जा चुका है। कल सुबह तक 2200 करोड़ और राशि खातों में चली जाएगी। लगातार तीसरे दिन निर्मला सीतारमण आई और आत्मनिर्भर भारत अभियान की योजनाएं बताती चली गई। वित्त मंत्री शुक्रवार को 1 घंटा 17 मिनट बोली और इस दौरान 11 घोषणाएं की। केंद्र में अब की बार किसान थे। 8 घोषणाएं उन्हीं के बारे में थी, खासकर खेती किसानी के इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक के बारे में। 3 घोषणाएं शासन प्रशासन से जुड़ी हुई थी। इन 11 घोषणाओं में से 7 लागू कब होंगी कुछ साफ नहीं कर गई। 3 दिनों में यानी बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार को मिलाकर वित्त मंत्री 4 घंटे 21 मिनट बोल चुके हैं और इस दौरान 35 घोषणाएं कर चुके हैं। मौजूदा हिसाब से लग रहा है कि शनिवार को भी वित्त मंत्री जरूर आएंगे, क्योंकि अब तक 20 लाख करोड़ रुपए का हिसाब पूरा नहीं हुआ है, जो कि प्रधानमंत्री बोलकर गए थे। 2 लाख करोड़ रुपए अब भी बचे हुए हैं। आइए आज की घोषणाओं पर एक नजर डालते हैं और आपको आसान भाषा में बताते हैं कि आपको इससे क्या फायदा होगा। नंबर 1, लोकल के लिए वोकल के नारे को ध्यान में रखते हुए 10,000 करोड़ रुपए की मदद दी जाएगी। वे फूड स्टैंडर्ड्स का ध्यान रखते हुए ब्रांडिंग और मार्केटिंग कर सकें। ऐसी 2 लाख यूनिट्स को इसका फायदा मिलेगा। कश्मीर का केसर हो, उत्तर प्रदेश का आम हो या पूर्वोत्तर भारत का बांस हो, साथ ही आंध्र प्रदेश की मिर्ची हो या बिहार का मखाना हो, इस तरह के उद्यमों को इसमें मदद मिलेगी। नंबर 2, यह योजना मछुआरों के लिए है ताकि इन्हें मछली पालन में मदद मिल सके। द्वीप वाले राज्यों, हिमालयी राज्यों, पूर्वोत्तर और मछली पालन में आगे रहने वाले जिलों को यह मदद मिलेगी। नंबर 3, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, सूअरों को टीका लगाया जाएगा। 53 करोड़ पशुओं को ये टीका लगेंगे। इन्हें पालने वालों को सरकार मदद देगी। जिन पशुओं को पाला जाता है उनके मुंह और खुर की बीमारियां न हो, इसके लिए भी टीके लगाए जाएंगे। नंबर 4, पशुपालन सेंटरों के लिए बुनियादी ढांचा बनेगा। इस पर 15,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। डेयरी चलाने वालों को इसका फायदा मिलेगा। इस पैसे से दूध के लिए प्रोसेसिंग इंडस्ट्री लगेंगी। डेयरी सेक्टर में निजी इन्वेस्टमेंट हो सकेगा। नंबर 5, मेडिसिनल प्लांट की खेती करने वाले किसानों को फायदा मिलेगा। यह खेती करने पर किसानों को 5,000 करोड़ रुपए की आमदनी होगी। क्षेत्रीय मंडियों पर पैसा खर्च होगा। गंगा किनारे भी औषधीय पौधे लगाने की मुहिम चलाई जाएगी। नंबर 6, मधुमक्खी पालन के लिए 500 करोड़ रुपए खर्च होंगे। शहद की सप्लाई बढ़ेगी। किसानों के लिए यह उनकी आमदनी का अतिरिक्त जरिया होगा। महिलाओं को इसमें ज्यादा मौका दिया जाएगा। शहद के कलेक्शन, स्टोरेज और मार्केटिंग में मदद मिलेगी। नंबर 7, टमाटर, आलू और प्याज के मामले
मामले में ऑपरेशन ग्रीन चलता है ताकि किसानों को इसका ठीक पैसा मिले। अब यह योजना फल और सब्जियों पर भी लागू होगी। उन किसानों को फायदा मिलेगा जो आलू, प्याज और टमाटर के अलावा फल और सब्जियां भी उगाते हैं, लेकिन जिन्हें कई बार इनके सही दाम नहीं मिल पाते हैं। 50% सब्सिडी ट्रांसपोर्टेशन और 50% सब्सिडी स्टोरेज और कोल्ड स्टोरेज पर दी जाएगी। नंबर 8, तिलहन, दलहन, आलू, प्याज उगाने वाले किसानों और खाने का तेल बेचने वालों को इसका सीधा फायदा मिलेगा। इन्हें रेगुलेशन के दायरे से बाहर किया जाएगा। इन चीजों के लिए किसानों पर कोई स्टॉक लिमिट नहीं थोपी जाएगी। प्रोसेसर और वैल्यू चेन में शामिल लोगों के लिए स्टॉक लिमिट नहीं होगी। स्टॉक लिमिट सिर्फ राष्ट्रीय आपदा जैसे असाधारण मामलों में ही लागू की जाएगी। नंबर 9, एक केंद्रीय कानून बनेगा ताकि किसानों के पास अच्छी कीमतों पर उपज बेचने का मौका रहे। किसान दूसरे राज्यों में जाकर भी बिना रोक टोक कृषि उपज बेच सकेंगे, वे ई ट्रेडिंग भी कर सकेंगे। नंबर 10, किसानों को अभी फसल बोते समय यह नहीं पता होता कि उसे इसके कितने दाम मिलेंगे और पूरी उपज बिकेगी या नहीं। सरकार चाहती है कि हर सीजन से पहले किसानों को यह पता चले कि उसे अपनी उपज का कितना दाम मिलेगा। किसानों को आमदनी की गारंटी देने के लिए सरकार कानून में बदलाव कर ऐसी व्यवस्था बनाएगी जिसके तहत फूड प्रोसेसर, एग्रीगेटर्स, रिटेलर्स और एक्सपोर्टर्स के साथ किसान अपनी उपज का दाम पहले से ही तय कर सकेगा। मकसद यह है कि मेहनती किसानों का उत्पीड़न न हो और वे जोखिम रहित खेती कर सकें। अब खबर आज के मौसम की। दक्षिणी पूर्वी बंगाल की खाड़ी और इससे सटे दक्षिणी अंडमान सागर गहरे नील दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। यह आज रात तक डिप्रेशन बन जाएगा और कल तक इसके चक्रवाती तूफान की क्षमता में आने की संभावना है। यह एक ट्रफ पूर्वी मध्य प्रदेश के मराठवाड़ा होते हुए दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक तक बनी हुई है। पश्चिमी राजस्थान पर एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है। एक अन्य चक्रवाती सिस्टम दक्षिणी असम के ऊपर भी दिखाई दे रहा है। अगले 24 घंटों के दौरान अंडमान व निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप पर मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है। केरल, तटीय कर्नाटक, असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में हल्की से लेकर मध्यम बारिश और 1-2 स्थानों पर भारी बारिश होने का अनुमान है। पूर्वोत्तर भारत के शेष हिस्सों, उप हिमालयी, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, जम्मू कश्मीर, मुजफ्फराबाद और गिलगित बाल्टिस्तान में हल्की से लेकर मध्यम बारिश हो सकती है। दक्षिणी छत्तीसगढ़, तेलंगाना और दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। पूर्वी मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, आंतरिक कर्नाटक और तटीय आंध्र प्रदेश में 1-2 स्थानों पर हल्की वर्षा के आसार हैं। भारतीय वायुसेना को जल्द ही रक्षा क्षमताओं में बड़ी बढ़त मिलने वाली है। फ्रांस की दसॉ एविएशन जल्द ही राफेल फाइटर की डिलीवरी भारत को शुरू कर देगी। बताया गया है कि जुलाई के अंत तक 4 राफेल एयरक्राफ्ट भारत पहुंच जाएंगे। पहले इन जेट्स की डिलीवरी मई के अंत तक की जानी थी। हालांकि दोनों देशों में कोरोना वायरस से बिगड़ती स्थितियों की वजह से सभी बड़े उद्योग और रक्षा उत्पादक कंपनियां पूरी क्षमता के साथ काम नहीं कर पा रही हैं। ऐसे में राफेल की डिलीवरी की तारीख 2 महीने तक टल गई। न्यूज एजेंसी ANI ने रक्षा सूत्रों के हवाले से बताया कि 3 ट्विन सीटर, 2 पायलट वाले और 1 सिंगल सीटर फाइटर एयरक्राफ्ट जुलाई के अंत तक अंबाला एयरबेस पहुंचना शुरू हो जाएंगे। ट्रेनर एयरक्राफ्ट के टेल में RB सीरीज के नंबर होंगे। ये भारतीय एयरफोर्स के प्रमुख RKS भदौरिया के सम्मान में लिखे गए हैं। भदौरिया ने अपने कार्यकाल में 36 राफेल एयरक्राफ्ट की खरीद करने में अहम भूमिका निभाई है। बताया गया है कि पहला राफेल एयरक्राफ्ट 17 गोल्डन एरो स्क्वाड्रन के कमांडिंग ऑफिसर उड़ाएंगे। उनके साथ फ्रांस का एक एक्सपर्ट पायलट भी मौजूद होगा। आपको बता दें कि भारत लाने के दौरान राफेल का एक स्टॉप मध्य पूर्व का कोई देश होगा। लंबी दूरी के चलते फ्रेंच एयरफोर्स ही हवा में एयरक्राफ्ट की रिफ्यूलिंग यानी दोबारा ईंधन भरने का इंतजाम करेगी। मध्य पूर्व में एक ब्रेक के बाद भारत के टैंकर से एयरक्राफ्ट में रिफ्यूलिंग होगी और इसे भारत में ही लैंड कराया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक राफेल एक ही फ्लाइट में फ्रांस से भारत पहुंच सकता है, लेकिन लगातार 10 घंटे की फ्लाइट कॉकपिट में बैठे पायलट के लिए मुश्किल हो सकती है। गौरतलब है कि 7 भारतीय पायलटों का पहला बैच फ्रेंच एयरबेस से राफेल उड़ाने की ट्रेनिंग लेकर लौट चुका है। दूसरा बैच कोरोना वायरस के मामले कम होने और लॉकडाउन के नियमों में ढील देने के बाद फ्रांस जाएगा। भारत ने सितंबर 2016 में फ्रांस के साथ 60,000 करोड़ रुपए में 36 राफेल एयरक्राफ्ट की डील की थी। तब एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया और डिप्टी चीफ ऑफ एयर स्टाफ ने भारत की तरफ से समझौते पर मुहर लगाई थी। सूत्रों के मुताबिक राफेल की एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड क्षमताओं की वजह से यह एयरक्राफ्ट चीन और पाकिस्तान के विमानों पर 21 साबित होगा। अब खबर गैजेट की दुनिया से। हैंडसेट निर्माता कंपनी सैमसंग ने अपनी लेटेस्ट स्मार्टफोन गैलेक्सी A21s को लॉन्च कर दिया है। अहम खासियतों की बात करें तो फोन इन्फिनिटी और डिस्प्ले, क्वाड रियर कैमरा सेटअप और 5000 mAh की दमदार बैटरी के साथ उतारा गया है। सैमसंग गैलेक्सी A21s में 6.5 इंच HD+ इन्फिनिटी और डिस्प्ले है। सॉफ्टवेयर की बात करें तो सैमसंग ब्रांड का लेटेस्ट फोन एंड्रॉइड 10 पर आधारित One UI पर काम करता है। मल्टीटास्किंग के लिए 2 GHz ऑक्टा कोर प्रोसेसर के साथ 3 GB रैम और
32 GB स्टोरेज है। माइक्रो SD कार्ड की मदद से स्टोरेज को 512 GB तक बढ़ाना संभव है। बैटरी क्षमता की बात करें तो 5000 mAh की बैटरी फोन में जान फूंकने का काम करती है। यह 15 वाट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आती है। कनेक्टिविटी के लिए फोन में 4G VoLTE ड्यूल सिम वाईफाई ब्लूटूथ वर्जन 5.0 USB Type-C शामिल किया गया है। सिक्योरिटी के लिए बैक पैनल पर फिंगरप्रिंट सेंसर्स को जगह मिली है। कैमरा सेटअप की बात करें तो फोन के पिछले हिस्से में 4 रियर कैमरे दिए गए हैं, जिसमें 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा सेंसर, जबकि सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 13 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है। सैमसंग गैलेक्सी A21s के 3 कलर वेरिएंट में उतारे गए हैं, व्हाइट, ब्लैक और ब्लू। सैमसंग ब्रांड के लेटेस्ट फोन की कीमत लगभग 16,500 रुपए रखी गई है। मारुति सुजुकी ने कई हफ्तों तक राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के दौरान अपने प्लांट्स बंद रखे और अब कंपनी अपने प्लांट्स और डीलरशिप दोनों ही जगह सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए काम कर रही है। कार निर्माता कंपनी ने बिक्री में उछाल देने के लिए डिस्काउंट की पेशकश की है। जी हां, मारुति सुजुकी ने भारतीय बाजार में हाल ही में अपना डिजायर फेसलिफ्ट को लॉन्च किया है और कंपनी इस गाड़ी पर 48,000 रुपए तक का लाभ दे रही है। ऑटोकोर इंडिया की रिपोर्ट में मुताबिक मारुति सुजुकी ने घोषणा की है कि वह डिजायर के सभी वेरिएंट्स पर लाभ दे रही है। इन लाभ में 20,000 रुपए का फ्लैट कैश डिस्काउंट शामिल है। इसके अलावा इसमें एक अतिरिक्त बेनिफिट के तौर पर 3,000 रुपए का लाभ और 25,000 रुपए का एक्सचेंज बोनस दे रही है। मारुति सुजुकी डिजायर को इस साल अपडेट किया गया है और इसके फ्रंट एंड को थोड़ा अपडेट भी किया है और साथ ही कंपनी ने इसमें एक ज्यादा पावरफुल इंजन भी दिया है। बेस LXI वेरिएंट से कार की शुरुआती कीमत 5.89 लाख रुपए और टॉप एंड ZXI AMT वेरिएंट की कीमत 8.81 लाख रुपए है। पावर स्पेसिफिकेशन की बात करें तो डिजायर में BS6 मानकों से लेस 1.2 लीटर K12C ड्यूल जेट इंजन दिया गया है, जो कि ब्लेनो में भी मिलता है। नई डिजायर में पुराने मॉडल के मुकाबले ज्यादा माइलेज देती है। मैनुअल वेरिएंट पर यह 23.26 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज देती है, जबकि AMT वेरिएंट पर यानी ऑटोमेटिक मोड पर यह 24.12 किलोमीटर का माइलेज देती है, जबकि पुरानी डिजायर 21.21 किलोमीटर का माइलेज देती थी। आइए बात करते हैं आज के इतिहास की। 1929 दुनिया भर में ऑस्कर पुरस्कारों के नाम से प्रतिष्ठित एकेडमी अवार्ड की शुरुआत हॉलीवुड के रूजवेल्ट होटल में सिर्फ 270 लोगों की मौजूदगी में हुई। 1975 सिक्किम देश का 22वां राज्य बना। 1991 महारानी एलिजाबेथ द्वितीय अमेरिकी कांग्रेस को संबोधित करने वाली पहली ब्रिटिश सम्राज्ञी बनी। 1996 अटल बिहारी वाजपेयी भारत के 10वें प्रधानमंत्री बने। 2004 रोजर फेडरर ने हैम्बर्ग मास्टर्स खिताब जीता। 2006 न्यूजीलैंड के 47 वर्षीय मार्क इंजलिस ऐसे पहले पर्वतारोही बने जिन्होंने कृत्रिम पैरों के सहारे एवरेस्ट की चोटी पर झंडा फहराया। 2008 उच्चतम न्यायालय ने केंद्रीय शिक्षण संस्थानों के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में 27% OBC कोटा पर रोक के कोलकाता उच्च न्यायालय के निर्णय को खारिज कर दिया। 2010 वेस्टइंडीज में आयोजित 2020 विश्व कप के निर्णायक मैच में इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया के 147 रनों के लक्ष्य को 3 विकेट खोकर हासिल कर लिया और पहली बार विश्व विजेता बना। 2013 अमेरिकी वैज्ञानिकों को पहली बार क्लोन किए गए इंसानी भ्रूण से स्टेम सेल यानी मूल कोशिका निकालने में सफलता मिली। 2014 भारतीय जनता पार्टी को 16वें लोकसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत मिला। 16वें लोकसभा चुनाव में 282 सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी।